Hello everyone, in this lecture we are going to start a new chapter from class 11th chemistry, and that is chemical bonding and molecular structure. As you can see the progress from chapter 1 to chapter 4. So chemical bonding and molecular structure is the chapter 4. So you can see the continuous progress. तो first chapter में हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मीन्स कि हमने जो भी मैटर होता है, मैटर की बेसिक यूनिट के बारे में पढ़ा था कि मैटर बना किस चीज से है. देन इन द सेकंड चैप्टर, जो हमारे पास सेकंड चैप्टर था, वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो जो बेसिक यूनिट है उसमें क्या क्या है, तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो जो एटम होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है और उसके कंस्टिट्यूएंट किस तरीके के होते हैं. तो वो सब हमने सेकंड चैप्टर में देखा था. देन इन थर्ड चैप्टर वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. तो थर्ड चैप्टर में हम पहुंचे कि एलिमेंट्स का जो बिहेवियर होता है, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग एलिमेंट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं. तो यहाँ पे आप प्रोग्रेस देख सकते हैं. पहले चैप्टर मैटर के बारे में, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, मैटर के बारे में ही है सब कुछ. तो पहले चैप्टर में हमने केमिस्ट्री के में मैटर के बारे में पढ़ा था. उसके बाद आ गए हम सेकंड चैप्टर पे, जब हमको पता चला कि हाँ मैटर की जो बेसिक यूनिट है वो एटम है. तो वहां से हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से शुरू करके हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी तक पहुंचे. देन उसके अलावा भी काफी लॉज उस चैप्टर में थे. और फिर जब हम सेकंड चैप्टर पे पहुंचे तो सेकंड चैप्टर में हमने एटम्स को बहुत डिटेल में पढ़ा. जब एटम्स को हमने डिटेल में पढ़ दिया तो हमको पता है कि एलिमेंट्स की बेसिक यूनिट एटम ही होती है, लेकिन हर एलिमेंट का एटम अलग तरीके से बिहेव करता है. और वो बिहेवियर हमने थर्ड चैप्टर में जाके पढ़ा. और अब जब हम एलिमेंट्स के बिहेवियर के बारे में भी जान गए हैं, तो अब हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि वो जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और वो जो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है. तो आप एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेस यहाँ पे देख रहे हो कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं. तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप किसी भी चीज को बिल्कुल एक साइड से, एक तरफ से पढ़ते जाएंगे अच्छे से, तो आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रीजन. Why the chemical bonding takes place? What is the reason for chemical bonding? So what are the reason for anything? Stability, obviously. हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, एटम को भी स्टेबिलिटी चाहिए, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर केमिकल बॉन्डिंग. तो क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो कम स्टेबिलिटी से ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ भागता है. अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट क्या है, कम स्टेबल है, तो वो कोशिश करेगा और ज्यादा स्टेबल होने की. अगर उससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी पॉसिबल है तो वो कोशिश करेगा उस स्टेबिलिटी को अटेन करने की. सो द बेसिक रीजन फॉर द केमिकल बॉन्डिंग, व्हाई द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स, and that is because of stability. They want to achieve the stability. Now you know that to achieve the stability there are basically two rules that we have discussed in chapter 2. हमने chapter 2 में जो stability है उसके दो rules पढ़े थे. The rule is there should be either noble gas electronic configuration or there should be completely filled or exactly half filled orbitals. तो ये दो रूल्स हमने डिस्कस किए थे चैप्टर 2 में कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम स्टेबल कब होता है, अगर या तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा हो, या फिर उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के स्पेशली, उसमें क्या होने चाहिए, ईदर इट शुड हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. तो उसकी कोई भी सब शेल की जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो या तो क्या होनी चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए, उससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, और इट शुड बी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, या तो हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, या फिर कंप्लीटली फिल्ड मीन्स हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो. नाउ दिस विल गिव द एटम an extra stability, and because of this extra stability the atom will try to form the chemical bond. So अब आपको रीजन भी समझ में आ गया है कि क्यों एलिमेंट्स कंबाइन होके
केमिकल बॉन्ड फॉर्म करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, क्योंकि अगर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट विल गिव द एटम ए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विच इज स्टेबल। आपको पता है जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। देन वी विल मूव टू द causal and Lewis approach. What was the causal and Lewis approach for chemical bonding? तो रीजन हमको समझ में आ गया कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है। So according to causal and Lewis approach, the atoms of same or different elements combine in such a way that they can either transfer or share the electrons so that they can have the electronic configuration of the noble gas. तो ये कॉजल एंड लेविस अप्रोच क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी दो या दो से ज्यादा एटम्स के एलिमेंट कंबाइन होते हैं, या किन्हीं भी एटम्स के सेम एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं, जब वो कंबाइन होते हैं तो वो इस तरीके से कंबाइन होते हैं कि पहली बात वो कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, या तो ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर मींस या तो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन या फिर लूज करेंगे, एंड द सेकंड थिंग दे विल डू इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो या तो फिर वो शेयर करेंगे, तो या तो ट्रांसफर होगा गेन और लूज, या फिर शेयरिंग होगी, और वो भी किस तरीके से, ताकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस जैसा हो जाए। फॉर एग्जांपल सोडियम, सो इफ सोडियम हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p6 and 3s1, so the nearest noble gas is neon, which has the electronic configuration of 1s2 2s2 and 2p6. So sodium atom can lose this electron such that it may have the electronic configuration of neon. तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो क्वाइट सिंपल, ये बहुत सा सिंपल सा रूल है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो जब कंबाइन होते हैं तो किस तरीके से होते हैं, या तो वो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन करेंगे, और किस तरीके से करेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं वो नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। द नेक्स्ट इज ऑक्टेट रूल। नाउ व्हाट डज ऑक्टेट रूल से? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, when a molecule is formed, the atom of a particular element either gains or lose or share the electrons in such a way that it can have 8 electrons in its valence shell. तो बहुत सिंपल है, इसका नाम ही ऑक्टेट रूल है। तो ये क्या कहता है कि जब भी एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, वो या तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन या फिर लूज करेगा या फिर शेयर करेगा, और वो इस तरीके से शेयर करेगा कि इट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल जिसको आप कहते हो, आउटर मोस्ट शेल को ही आप वैलेंस शेल कहते हो, कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे है, इट इज फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल। सो सोडियम will lose 1 electron, so it will have the 8 electrons in its valence shell, 2s2 and 2p6. Similarly, we can have chlorine. So chlorine can gain the electron. For example, chlorine has the electronic configuration of 1s2 2s2 2p6, then 3s2, then 3p6, or you can say 3p5. So it will gain 1 electron and it will form chloride ion, and it will become 3s2 and 3p6. So you can say outermost shell, third shell, it has 8 electrons in third shell. So this is what octet rule say, that in order to achieve the stable electronic configuration, or when the atoms combine to form the molecule, the electronic configuration of a particular atom will be same as the nearest noble gas, or you can say it should have 8 electrons in its valence shell. However, there is an exception for the first shell, like lithium. So lithium is an exception, or there are so many other elements which are exception, like its electronic configuration is 1s2 2s1. Now after losing 1 electron, it will form lithium Li plus ion, so it will have electronic configuration of 1s2 because it will lose 1 electron. So it has only 2 electrons in its valence shell, but octet rule says that it should have 8 electrons in its outermost shell. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस हो गया जो फर्स्ट शेल होता है, उसके बाद ऑक्टेट रूल फॉलो होगा ही होगा सेकंड शेल से, केवल फर्स्ट शेल में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। द नेक्स्ट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड Lewis structure. So what are the valence electrons? The electrons present in the valence shell are known as valence electrons. तो यहाँ पे आप वैलेंसी और
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंफ्यूज मत कीजिए. फॉर एग्जाम्पल आई सेड सोडियम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ sodium or valence shell of sodium, that is 1. So what is the number of valence electrons in sodium? 1. Similarly, what is the number of valence electrons in magnesium? That is 2, because its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2. So its outermost shell or valence shell has 2 electrons. तो outermost shell में या valence shell में, outermost shell को या valence shell कहते हैं, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो क्या हो गए? वो हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता चल गया. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट क्लोरीन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन क्लोरीन? 7. तो 7 इसके क्या हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए. नाउ व्हाट इज द लेविस स्ट्रक्चर? लेविस स्ट्रक्चर विल शो यू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. किसी भी एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन शो करेगा? लेविस स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, if you talk about lithium, so I told you the lithium has the electron of 1s2, that is second shell, and it has 1 electron in second shell. तो इसका वैलेंस शेल सेकंड शेल है, ये आप देख सकते हो. और इस सेकंड शेल में या इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इस वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन. तो हम क्या करेंगे? मैंने क्या बताया आपको कि लेविस स्ट्रक्चर की हेल्प से पता चल जाता है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम डॉट से शो करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर. इसको हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं. जैसे ये Li है तो Li के आगे आप एक डॉट लगा देंगे, राइट? आपको पता चल जाएगा कि जो लिथियम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 1. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो वी विल यूज 2 डॉट्स around the magnesium. Chlorine has 7, तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो we will surround it by 7 dots. तो जितने भी उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एटम में, उतने ही डॉट्स हम यूज करेंगे, उतने ही डॉट से उसके सिंबल को सराउंड कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे 7 डॉट से किया है. और यू कैन यूज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हैज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6. ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 1s2, 2s2 and 2p4. So it has 2 plus 4, 6 valence electrons. So 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे 6 valence electrons हो गए. So it is quite easy. Now we will come to the next topic, that is ionic or electrovalent bond. So this is not very difficult topic. Ionic और electrovalent bond, ये आप पहले भी बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो. So what is ionic bond? The chemical bond which is formed by ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ईदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहां पे सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड. सबसे पहले तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? द केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द एटम्स प्रेजेंट इन अ स्टेबल मॉलिक्यूल. तो किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी स्टेबल सब्सटेंस में जो एटम्स या आयंस को होल्ड करके रखता है जो फोर्स, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड. एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग. इसी फिनोमिनन को आप क्या कहते हो? केमिकल बॉन्डिंग कहते हो. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. द फर्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. तो देखते हैं कि ये आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स होते क्या हैं. द आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्लियरली पता चल रहा है, आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट, नाम में काफी कुछ पता चल जाता है नाम से ही. तो आयोनिक बॉन्ड्स आर द केमिकल बॉन्ड्स विच फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे जो आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वो या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म होते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फॉर्म होते हैं. एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरा लूज करेगा. तो अब ऐसा क्यों होता है? लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl. तो NaCl फॉर्म कैसे होता है? तो sodium, what is the electronic configuration of sodium? So you can write the electronic configuration of sodium, that is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. So its valence shell has 1 electron. तो वैलेंस शेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. So आपको पता है कि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जब भी वो बॉन्ड फॉर्म करेगा तो या तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो लूज करेगा, या फिर शेयर करेगा. और किस तरीके से करेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए. अब 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही है.
तो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना बहुत डिफिकल्ट है, सो इट इज बेटर टू लूज। अभी हम पता करेंगे कि क्यों ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सो इट इज बेटर टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा और विल फॉर्म सोडियम आयन। सो सोडियम एटम विल लूज 1 electron and will form sodium ion and loses the 1 electron. So what is the electronic configuration of sodium ion now? This is the electronic configuration 1s2 2s2 2p6। अब ये किसके जैसा हो गया? नोबल गैस के जैसा। ऑक्टेट रूल भी यही चाहता था, हो गया। तो अब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे सेपरेट हो गया। नाउ chlorine atom, what is the electronic configuration of chlorine atom? So electronic configuration of chlorine, that is 1s2 2s2 2p6 3s2 and p5. So in order to have 8 electrons in the valence shell, it should have the electronic configuration of 3s2 and 5p6. तो तब क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 7 ऑलरेडी हैं। It will gain 1 electron, Cl plus 1 electron and it will form chloride ion. Now 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, so it will become 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6, not 5p6, 3p5। तो 3p5 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। नाउ इट हैज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आपको पता चल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ये क्या है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। तो अब इसको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल मिल गया, इसको भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिल गया। सोडियम का भी काम हो गया, क्लोरीन का भी काम हो गया। अब क्या है, अब इनको अट्रैक्ट होने की अब क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि देखिए आपको बताया गया कि केमिकल बॉन्ड एटम्स इसलिए फॉर्म करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि जब यहाँ क्लोरीन और सोडियम दोनों ही स्टेबल हैं, तो सोडियम और क्लोरीन दोनों स्टेबल हो गए क्योंकि उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। कैसे पता चला, ये कहता है ऑक्टेट रूल कि स्टेबल कब होगा वो, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसके जैसा हो, नोबल गैस के जैसा हो, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो अब इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल हो गया, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब इनको कंबाइन होने की जरूरत क्या है, या ये कंबाइन होते क्यों है। नाउ यू कैन सी दैट सोडियम आयन हैज पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड आयन हैज नेगेटिव चार्ज। सोडियम आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल हो जाएगा, राइट। क्लोराइड आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया क्योंकि उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाएगा। तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल, तो दोनों का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सोडियम विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोराइड नेगेटिव आयन एक्वायर करता है, क्यों, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा उसका, और ये लूज करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड यू नो दैट देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ दिस अपोजिट चार्ज इट विल फॉर्म NaCl। तो रीजन ये है कि ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो अब नाम काफी जस्टिफाइड है, आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो आयंस के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, इसलिए आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है आयंस के बीच में दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो दैट इज क्वाइट क्लियर। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है इलेक्ट्रोवैलेंसी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? Electrovalency is the number of electrons gained or lost during the formation of electrovalent bond. कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है जब वो एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सोडियम, तो सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और उससे आया उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इट हैज इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ +1। क्लोराइड आयन -1 क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी और लूज करेगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। सो सोडियम की क्या होगी, +1, क्लोराइड की क्या होगी, -1। उसी तरीके से
Cl2, तो MgCl2 में मैग्नीशियम की क्या हो जाएगी +2, क्लोराइड की -1। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे ये वर्क करता है। यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोराइड है तो -1 दोनों की हो जाएगी, क्योंकि क्लोराइड आयन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैग्नीशियम आयन फॉर्म होता है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करेगा 2 क्लोराइड आयन को एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नाउ द नेक्स्ट इज वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड इट्स कॉजेस। तो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? सम एलिमेंट शो मोर देन 1 वैलेंसी एंड दिस इज नोन एज वेरिएबल वैलेंसी। तो जनरली कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपको पता है कि वो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, जिसको आप वेरिएबल वैलेंसी कहते हो। फॉर एग्जांपल आयरन है, इट विल शो द वैलेंसी ऑफ +2 एज वेल एज वैलेंसी ऑफ +3। तो ये +2 भी शो करता है, +3 भी करता है। तो रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि हम कॉजेज भी पढ़ेंगे। वेरिएबल वैलेंसी का तो मतलब पता चल गया आपको कि वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर सकता है। लेकिन वो ऐसा करता क्यों है? तो ये तो वेरिएबल वैलेंसी हो गई जब एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर रहा है, और करता क्यों है? तो द फर्स्ट रीजन इज इन ऑर्डर टू बिकम मोर स्टेबल। तो पहला रीजन ये है कि उसको ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए। Let's see an example of iron. तो what is the electronic configuration of iron? That is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 3d6 and 4s2. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सेकंड चैप्टर में सीखा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। सो यू कैन सी दिस। तो आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा स्टेबल कब होगा? जब उसके ऑर्बिटल्स में, जो किसी भी सबशेल की जो ऑर्बिटल्स होंगी वो या तो क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड हो या फिर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो Fe2+, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में द वैलेंस शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Fe2+ बना देगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। तो ये बन जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d6। तो यहां पे 3d6 हो गया। अब आपको पता है डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3d अगर मैं ऑर्बिटल्स बनाऊं 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5 हम रूल अप्लाई करेंगे, हुन्स रूल, एंड एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये देखिए, न तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, फिल्ड तो है नहीं, और नहीं ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड का मतलब क्या हुआ कि हर ऑर्बिटल में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन होते तो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता। तो ये क्या करेगा, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होने के लिए, कंप्लीटली फिल्ड होना तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली। तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होने के लिए क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d5। नाउ दिस इज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कभी कभी वो क्या करता है कि जो Fe2+ होता है वो उतना स्टेबल नहीं होता है जितना Fe3+ होता है। तो वो Fe2+ भी शो करता है, ये उतना स्टेबल नहीं होता तो Fe3+ शो कर देता है। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी अलग अलग स्टेबिलिटी है, इसलिए कभी कभी वो क्या करता है, ज्यादा स्टेबल होने के लिए क्या करता है, एक वैलेंसी नहीं बल्कि एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है। तो एक रीजन तो ये आपको मिल गया। द सेकेंड रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इसको आप नेक्स्ट ईयर बहुत ज्यादा पढ़ोगे, तो बेटर है कि आप इसको इस साल बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। देखिए यहां पे कोई भी एलिमेंट हमारे पास है, उसमें अलग अलग शेल्स में अलग अलग नंबर ऑफ सब शेल्स होती हैं। तो अगर मैं वैलेंस शेल की बात करूं, कोई भी वैलेंस शेल है, अगर जैसे 3rd 4th 5th शेल होती हैं, तो 3rd के बाद वैसे S P D F ये सब आपको सब शेल्स मिलेंगी। तो ये सारी सब शेल्स आपको किसी भी शेल में मिलेंगी एक्सेप्ट 4 के बाद अगर आप जाओगे, या D S P D आपको 3rd के बाद मिलती है। तो देखिए किसी भी शेल में अगर मैं बात कर रहा हूं 4 की, तो 4S 4P 4D और 4F, उसी तरीके से 5S 5P या 3S 3P 3D 3F तो होती नहीं है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी सबशेल होती है, S, फिर P, फिर D, फिर F। D और F तो फिल होती ही नहीं है जब तक नेक्स्ट वाली शेल फिल ना हो जाए, जब तक
5s का नंबर ना आ जाए तब तक 4d का नंबर तो आता नहीं है, या 4s के बाद ही 3d का नंबर आता है। तो खैर 4d और f को तो हम भूल जाते हैं। अब मेन नंबर आता है पहले किसका, 4s का, फिर 4p का, या 5s के बाद 5p का आता है। वैसे 5s से पहले 4d का नंबर आता है, तो 5s के बाद ही 5p का नंबर आएगा, उससे पहले नहीं आएगा ऑब्वियसली, और 5d का तो बहुत बाद में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी भी आउटर मोस्ट शेल में, जैसे 5s और 5p है, आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होती है कौन, s, और थोड़ा सा दूर होती है p। तो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होने की वजह से ये जो s सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि s सबशेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होती है और इस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। तो s सबशेल में, s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा क्लोज होंगे न्यूक्लियस के, और ज्यादा क्लोज होंगे न्यूक्लियस के तो न्यूक्लियस उनको क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब ये न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ बढ़ता जाता है, ये इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा वो s सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, p को भी वो अट्रैक्ट करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा, क्योंकि s और p दोनों थोड़ा दूर होती हैं एक दूसरे से, तो p उतना पास नहीं होगी जितना s होगी, क्योंकि s का पेनिट्रेशन इफेक्ट मैंने बताया था आपको वो ज्यादा होता है। तो s सबशेल ज्यादा क्लोज होगी न्यूक्लियस के। अब जब आयनाइज होने की बात आती है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की बात आती है, तो ये क्या करता है, ये कभी कभी केवल p के ही इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, s के करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है s में। तो s सबशेल में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूज ही नहीं करता है। तो लूज ही नहीं करेगा तो क्या होगा, फिर ये केवल p वाले इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो उसकी वजह से उसकी वैलेंसी कुछ और हो जाएगी। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं s में, अगर ये इनको भी लूज करेगा तो वैलेंसी कुछ और हो जाएगी। और ऐसा ही होता है कुछ एलिमेंट्स में, कभी कभी वो p के ही इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, और जब ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स उसको लूज करने हैं तो तभी जाके वो, या कोई एक्सट्रीम कंडीशन होती है तो तभी जाके वो s के इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। अब आपको ध्यान इस चीज का ये रखना है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है ना वो डाउन द ग्रुप बढ़ता जाता है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो शुरू में तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा होता नहीं है, अगर आप शुरू के एलिमेंट्स में देखोगे तो उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप डाउनवर्ड्स जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे, 4th शेल में, 5th शेल में, 6th शेल में बहुत ज्यादा, 5th और 6th में काफी ज्यादा मिलेगा आपको, 6th शेल में और 7th शेल में तो और ज्यादा मिलेगा। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते रहोगे आपको ये इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसी वजह से बीच में, क्योंकि ऊपर तो ये कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, फिर ऊपर ये ज्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, क्योंकि ऊपर इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा तो s के इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर सकता है। लेकिन बीच में आपको ये दोनों तरीके की, कभी कभी वो p के इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कभी कभी वो s के भी कर देता है। तो इस वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वेरिएबल वैलेंसी देखने को मिलती है। सो दिस इज द रीजन फॉर वेरिएबल वैलेंसी। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कि 2 एटम्स या 2 एलिमेंट्स कंबाइन होके जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म कर सकते हैं कि या नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा मैकेनिज्म कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि पहले एक एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर दूसरा एलिमेंट क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, फिर वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में कंबाइन होंगे और फिर वो एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो अब आपको पता चल गया कि व्हाट आर द कंडीशंस। जैसे सोडियम है तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Na+1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तभी फॉर्म होगा ना जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन ही लूज नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए पहली ये चीज होना जरूरी है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो दूसरी कंडीशन क्या है कि जो दूसरा एटम है, जो क्लोरीन एटम था, वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन भी करे, तो इट विल फॉर्म क्लोराइड आयन। सो द फर्स्ट कंडीशन इज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। What is the ionization enthalpy? That is the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell. तो outermost shell से जो most loosely packed electron होता है वो अगर आप इससे रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ लोअर द आयनाइजेशन एंथैल्पी ईजियर इट इज टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी ईजी होती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ऑब्वियसली उतना ईजी होगा क्योंकि उतनी कम एनर्जी लगेगी, तो इतना इजीली आप रिमूव कर सकते हो। और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो बॉन्ड फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। सो इट शुड हैव
लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, क्योंकि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इट शुड बी वेरी लो। देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या करता है, वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब उसकी गेन करने की पॉसिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इसने तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसको भी तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ही गेन नहीं करेगा तो फिर से बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। तो जितना इजीली ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, बॉन्ड उतना इजीली फॉर्म होगा। सो इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। सो इट शुड हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, जितनी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो उतना इजीली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सो मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हायर आर द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। देन द थर्ड इज लैटिस एंथैल्पी। तो अब ये लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, देखिए पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव नेगेटिव आयन तो फॉर्म हो गए, पहले ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फिर वो दोनों कंबाइन होंगे। तीसरा काम भी तो होना है, कंबाइन होंगे। कंबाइन अगर वो होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, सो देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस कंबाइन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। तो 1 मोल आयंस जब कंबाइन होंगे, 1 मोल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब कंबाइन होंगे और फॉर्म करेंगे क्या, एक आयनिक कंपाउंड या एक क्रिस्टल फॉर्म करेंगे आयनिक कंपाउंड का, तो उसको हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो उस समय जितनी एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो उतना स्टेबल होगा। एक सिंपल सी चीज़ है, एनर्जी जितनी कम होगी वो क्या होगा, उतना स्टेबल होता है। तो एनर्जी उस समय जितनी ज़्यादा रिलीज होगी उसकी एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, तो वो इतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। सो हायर द लैटिस एंथैल्पी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी एंड मोर आर द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि लैटिस एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, बहुत हाई होनी चाहिए। द फोर्थ इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो एटम्स इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं आपस में, देयर शुड बी अ लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इट शुड बी वेरी लार्ज, इट शुड बी वेरी लार्ज और वेरी हाई। अगेन मोर हाईली नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव होता है, एंड दिस शुड बी अगेन हाई। तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी वेरी नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, lattice enthalpy should be very large, and the difference in electronegativity between the electropositive और electronegative atom should be very large। तो electropositive और electronegative atom के बीच में जो electronegativity difference होता है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा electronegativity difference होगा उतना easily आपका क्या होगा, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि कब आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो आपको एक तो फॉर्मेशन से पता चल गया होगा कि फॉर्म कैसे होता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे कि ऐसा होता है, क्योंकि जनरली रीजंस भी पूछे जा सकते हैं। द फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट। सो एट रूम टेम्परेचर आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स ही होते हैं। क्वेश्चन है क्यों? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट क्यों होती है, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, जब पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से सॉलिड होते हैं। यहां पे देखिए, व्हाट इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज आयनिक बॉन्ड, और यू कैन से दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। तो बहुत स्ट्रांग होने की वजह से आप एक गलती मत कीजिए कभी भी, कि आप ये मत सोचिए कि एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन कंबाइन हुआ, कि Na+ और Cl- आयन कंबाइन हुए तो NaCl बन गया, न्यूट्रलाइज हो गया। नहीं, ये किस तरीके से कंबाइन होता है, एक पॉजिटिव आयन जो होता है इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द नेगेटिव आयंस, ये अपने आसपास के नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। तो ये सराउंड हो जाएगा किससे, नेगेटिव आयन से। जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव आयन आ गया, फिर यहाँ पे एक नेगेटिव आयन आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर ये नेगेटिव आयन सराउंड हो जाता है पॉजिटिव आयन से। जैसे क्लोराइड आयन है, इधर से भी Na+, इधर से भी Na+, इधर से भी Na+, फिर
उसी तरीके से ये जो Na+ है, इधर से भी क्लोराइड आयन वो सराउंड होता है नेगेटिव आयन से, तो ऐसा चलता रहता है। तो ये मत सोचिए कि एक ही आयन एक दूसरे आयन को अट्रैक्ट करेगा, कि एक पॉजिटिव आयन ने एक नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट किया, नहीं। यहाँ पे सराउंडिंग होती है कि एक पॉजिटिव आयन अपने आसपास बहुत सारे नेगेटिव आयन्स को सराउंड करेगा, फिर एक नेगेटिव आयन बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स को सराउंड करेगा, एंड सो ऑन। तो ये चलता रहता है। और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स। फिर यहाँ पे Na+ होगा, यहाँ पे Na+ होगा, यहाँ पे Cl- है, यहाँ पे Na+ होगा, Na+, देन यहाँ पे अगेन Na+, देन Cl-, देन Cl-। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करेंगे, तो ऑब्वियसली कौन सी स्टेट होगी? सॉलिड स्टेट होगी। एंड दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, सॉलिड क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, सो दे आर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ये फॉर्म करेंगे। एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न बनेगा, किसमें? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में, आयोनिक कंपाउंड्स में। देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो मेल्ट कब होगा? तभी होगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, आयंस भागेंगे दूर, तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। फिर जब और दूर होंगे तब वो बॉयल होगा, वेपर फॉर्म करेगा। लेकिन वो तो तब होगा ना जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई, तो बहुत स्ट्रांग है। तो इसका मतलब आपको मेल्ट करने के लिए बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसका टेम्परेचर बहुत हाई पहुंचाना होगा। तो दिस इज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फिजिकल स्टेट के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। द नेक्स्ट इज हार्ड एंड ब्रिटल नेचर। तो जनरली जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, वो हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। क्यों होते हैं? इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया Na+, तो यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव आयन हम मान लेते हैं, देन निगेटिव, देन पॉजिटिव, देन निगेटिव, देन पॉजिटिव, देन निगेटिव। तो पहले आपको पता है हार्ड का मतलब क्या होता है एंड ब्रिटल का मतलब क्या होता है। तो हार्ड का मतलब होता है कि अगर मैं किसी को पेनिट्रेट करने की कोशिश करूं तो उसमें पेनिट्रेट नहीं हो पाए, जो सब्सटेंस है, अगर इसमें इजीली पेनिट्रेट मैंने कर लिया तो ये हार्ड नहीं है, राइट। और इजीली अगर पेनिट्रेट करने में डिफिकल्टी हो रही है, बहुत डिफिकल्ट है इसको पेनिट्रेट करना, तो ये क्या? बहुत हार्ड है। द सेकंड इज ब्रिटल। ब्रिटल कब होगा? ब्रिटल ये तब होगा अगर इस पे फोर्स अप्लाई करने पे ब्रेक होता है, टूटता है। ओके, जैसे आप ग्लास की बात करते हो, हालांकि ग्लास क्रिस्टलाइन नहीं होता है, ग्लास कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है, बट ग्लास को आपने देखा होगा कि आप फोर्स अप्लाई करते हो तो सीधा टूटता है, जैसे आयरन वगैरह हो गई, तो काफी ब्रिटल होता है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ब्रिटल नहीं होते, तो ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है। तो जैसे आपने सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल देखे होंगे, तो अगर आप उनको फोर्स अप्लाई करोगे उन पे तो क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि आपको बताया मैंने, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से सराउंडेड होते हैं। तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे माइनस, इस तरीके से ये अरेंज करते हैं एक दूसरे को। अब आपने क्या किया? आप अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे, मान लिया कि आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने उसको तोड़ने की कोशिश की या आपने फोर्स अप्लाई किया कुछ भी, तो क्या होगा? ये शिफ्टिंग हो जाती है, आयंस क्या हो जाते हैं? अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो अब आयंस थोड़े से भी डिस्प्लेस हुए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे ये पॉजिटिव था, नेगेटिव था, तो क्या होगा? मान लेते हैं यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से ये आयंस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि अब जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ गए। तो अब रिपल्शन बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव के आसपास आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आ गया। पहले तो क्या था? पॉजिटिव के पास नेगेटिव थे, नेगेटिव के पास पॉजिटिव थे, तो वो अट्रैक्ट कर रहे थे। आपने फोर्स अप्लाई किया, अब नेगेटिव नेगेटिव पास आ गए, पॉजिटिव पॉजिटिव पास आ गए, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो अब फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा तो क्या होगा? ये पार्ट एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो ये वाला पार्ट जो होगा वो इस वाले पार्ट से अलग हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाता है? इजीली ब्रेक हो जाता है। द नेक्स्ट इज solubility in water, so they are highly soluble in water। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्यों क्या होते हैं? हाईली soluble होते हैं वाटर में। कौन? जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो आयनिक कंपाउंड्स पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, दे आर हाईली soluble in water। देन द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? कि अगर वो चार्ज को फ्लो होने दे रहा है, चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर वो चार्ज को फ्लो होने दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है। नहीं होने दे रहा है या बहुत मुश्किल हो रही है चार्ज को फ्लो होने में, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी खराब है।
चार्ज होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फ्लो होने के लिए चार्ज भी तो होना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दोनों हैं और दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं। लेकिन मुश्किल क्या है, ये कौन सी स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में तो एक दूसरे को बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो मूव करें, वो फ्लो करें? नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि भले ही यहाँ पे आयंस हैं, भले ही पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, लेकिन वो एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है कि वो मूव ही नहीं कर सकते हैं। तो जब मूव ही नहीं कर सकते तो चार्ज फ्लो कहाँ से होगा, और चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, नहीं होगी। सो दे आर बैड कंडक्टर। लेकिन बैड कंडक्टर कब होते हैं, इन सॉलिड स्टेट, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो। अब एक काम करते हैं, अब हम हीट करते हैं, इनको मेल्ट कर देते हैं समहाउ, किसी तरीके से आपने इनको मेल्ट कर दिया, तो अब ये किस में आ गए, अब ये मॉल्टन स्टेट में आ गए। मॉल्टन स्टेट में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, क्योंकि आपको पता है पार्टिकल्स जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, तभी तो फ्लो होते हैं। तो मॉल्टन स्टेट में क्या हो गया, फ्री हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग रहा नहीं, तो क्या होगा, अब वो इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएंगे, ये गुड कंडक्टर हो जाएंगे। कब, मॉल्टन स्टेट में। सो दे आर गुड कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट में क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। और एक्वस स्टेट, एक्वस की भी बात कर लेते हैं। एक्वस का मतलब, अगर आप इनका जो सॉल्यूशन है, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वाटर में डिसॉल्व होके क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो आयंस फॉर्म करते हैं, तो वहां पे भी आयंस, क्योंकि वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो आयंस फ्रीली मूव करते हैं, तो दे विल बी गुड कंडक्टर इन एक्वस स्टेट और मॉल्टन स्टेट, बट बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। द नेक्स्ट इज आयनिक रिएक्शंस। तो आयंस में जो इंटरैक्शन होता है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें आयंस के बीच में इंटरैक्शन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में इंटरैक्शन होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में इंटरैक्शन तो बहुत जल्दी होगा, तो बहुत इजीली क्या करते हैं, एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, तो देयरफॉर द आयनिक रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट। तो जो आयनिक रिएक्शंस होंगी वो बहुत फास्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरैक्शन होता है वो आयंस के बीच में होता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो होप कि आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।